वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 47। और आ चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लास्ट वीडियो पर। इसके बाद आपका ये चैप्टर और ये बुक खत्म हो जाएगी। पूरे के वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 47 तक मैं पूरी एक सीरीज बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। जहां पर आप देख रहे हैं वीडियो, उसी में जब आप मेरे चैनल के होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो, अपने हिसाब से आप जिस भी वीडियो को चाहें उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो वीडियो नंबर 47 में हम डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि तीनों देशों के, यानी कि जो तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों का हमने कंपैरिजन करना था चैप्टर में। तो हमने 4 पैरामीटर्स पे कंपैरिजन किया था। पहला पैरामीटर हमारा था इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा था हमारा स्ट्रक्चरल ग्रोथ, तीसरा था डेमोग्राफिक प्रोफाइल और चौथा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं कि तीनों देशों में मतलब कौन कौन सा सेक्टर में तीनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर लीड किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान, यानी कि उन सेक्टर्स में हम बात करेंगे जिनमें इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया हुआ है, यानी इंडिया पाकिस्तान से अच्छा व्यवस्था बना के दे रहा है। तो सबसे पहले इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो भारत में जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जितना मैन पावर, जितना भारत बना के दे रहा है, उतना पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत में शिक्षा पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा है एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बना के रखा है। ठीक है, भारत एक्सपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट में पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा से एक्सपोर्ट कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस अगर भारत में है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी भारत में होगा। ठीक है, हम जितना इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उतना पाकिस्तान बहुत टाइम लगेगा उसको इस स्टॉक को मेंटेन करने में। इंडियन साइंटिस्ट एक्सेल इन एरियाज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवियोनिक्स, जेनेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है, चाहे आपका स्पेस एजेंसीज हो, चाहे आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एवियोनिक्स हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे आपका और भी कोई मेडिकल साइंस हो, इन सारे सेक्टर्स में इंडिया ने पाकिस्तान को कम्पीट किया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है इन सारे सेक्टर्स में। इवन आप देख सकते हैं कि हमारा इसरो काफी आगे है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी से। पीएचडी की बात करें तो पीएचडी जितने भारत में बन रहे हैं इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जितने पीएचडी भारत इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में दे रहा है एक साल के अंदर, उतना पाकिस्तान में टोटल स्टॉक नहीं है पीएचडी का। ठीक है, यानी कि भारत के एक साल की तुलना पाकिस्तान अपने आज़ादी के लगभग 73 ईयर्स भी कर ले तो वहाँ पे पीएचडी होल्डर्स भारत के एक साल में जितने पीएचडी बन जाते हैं उससे भी कम है। तो यानी कि इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस मामले में। और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इन सारे मामलों में भारत पाकिस्तान को कम्पीट करता है। तो ये था हमारा एक, इस तरीके से ओवरऑल हम समझें तो भारत इंस्टीट्यूशंस वाइज, भारत एजुकेशन वाइज पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया, यानी कि ये वो मामले हैं जिनमें पाकिस्तान भारत से अच्छा है। तो सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ वर्क फोर्स एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री में कम आए हैं इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान हमसे इस मामले में अच्छा है कि उसने एग्रीकल्चर के बियॉन्ड जाकर जॉब क्रिएट किया हुआ है, यानी कि उसकी इंडस्ट्री इतनी सक्षम है कि वो एग्रीकल्चर से लोगों को माइग्रेट करके इंडस्ट्री की तरफ ले जा रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ट्रेड हैज एक्सपेंडेड मच फास्टर इन पाकिस्तान देन इंडिया। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत से एक्सटर्नल ट्रेड उसका ज्यादा है, बट उसका एक्सपेंशन भारत से तेज हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि मान लो भारत पहले 5 लाख का ट्रेड करता था और भारत अब मान लीजिए 5,50,000 का ट्रेड कर रहा, तो भारत का 10% एक्सपेंशन हुआ। लेकिन मान लो पाकिस्तान पहले 500 यूनिट का ट्रांजैक्शन वो करता था एक्सपोर्ट और अब वो 1000 का करने लगा, तो इसका 100% एक्सपेंशन कहा जाएगा। तो एक्सपेंशन की स्पीड ज्यादा है, अमाउंट नहीं ज्यादा है भारत से, बट वो एक्सपेंशन की स्पीड उसकी भारत से ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट इज लेस बट एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई। देखो भारत में तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी भारत से अच्छी है। यानी कि समझ लो कि जैसे भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब कि भारत में पैसा ज्यादा तो आता है,
लेकिन पाकिस्तान में उस पैसे से आउटपुट ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे मान लो भारत में अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ तो मान लो कि 10,000 आउटपुट बना, तो पाकिस्तान में अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ तो मे भी वो 10,000 से ज्यादा का आउटपुट रेडी होता है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी भारत से अच्छी है इन्वेस्टमेंट के मामले में। और लास्ट, वहाँ पर वाटर एक्सेस के मामले में भारत से काफ़ी अच्छा है, वहाँ वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने देखा सिंध नदी पूरा पाकिस्तान से होकर बहती है, तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए पानी उनको अच्छे से मिल जाता है और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों तक पानी की पहुँच बना के रखा भी हो। ठीक है, तो ये इन मामलों में भारत से ऊपर आता है पाकिस्तान। अब आइए हम डिस्कस करते हैं चाइना इज ओवर इंडिया, यानी कि भारत में चाइना का क्या किन मामलों में भारत से आगे है। तो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया, ठीक है, जबकि चाइना में 80s के दौरान ही आ गया, यानी कि जो रिफॉर्म्स का 78-79 के समय अगर हम बात करें तो उस टाइम हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो था, जबकि चाइना ने उस टाइम ही इकोनॉमिक रिफॉर्म करके अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। तो एक तरीके से जब हम स्लो ग्रोथ कर रहे थे तो चाइना रैपिड ग्रोथ कर रहा था वहां पर। 78-79 में के आसपास की अगर बात करें तो चाइना ने अपनी पॉवर्टी लगभग 85% रिड्यूस कर चुकी है, जबकि इंडिया सिर्फ 50% रिड्यूस कर पाया है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर, चाइना में एक कॉम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है, नहीं मतलब था 1950s के टाइम उनके यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी उन्होंने अपनाया था, यानी कि लैंड सारे किसके हाथ में थे, स्टेट के हाथ में, यानी गवर्नमेंट के हाथ में। उन्होंने कॉम्यून सिस्टम अपनाया, उन्होंने एक लोगों की एक टीम बनाते थे और उनको एक लैंड दे देते कि ले जाए भैया, इस पर आप काम करिए और जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो आपका हो जाएगा, आप लोग शेयर कर लीजिएगा आपस में। तो इस तरीके से लैंड किसी की नहीं रह गई और सब उस पर काम करके एक कम्युनिटी के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, इसको बोलते हैं कॉम्यून एग्रीकल्चर या कम्यून फार्मिंग, ठीक है। तो चाइना ने ये पॉलिसी अपना रखी थी 1950 के दौरान। अच्छा, चाइना इकोनॉमिक मामलों में भी हमसे कई मामलों में आगे था। कैसे? उसने 100% एफडीआई अलाउ कर रखी थी, यानी कि वहां पे कोई भी देश अगर बिजनेस करने आता है, कोई दूसरी बाहरी कंपनी, तो वो पूरा प्लांट खुद लगा सकता है। मतलब वहां पे किसी देश के साथ, किसी कंपनी के साथ मर्ज नहीं करना है। जैसे मान लो कि इंडिया में आपने देखा होगा कि जब कोई कंपनी आती है तो शुरुआत में उसको किसी कंपनी के साथ मर्ज करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि टीवीएस के साथ सुजुकी ने मर्ज किया था, ठीक। बजाज एलियांज आपने नाम सुना होगा, एलियांज विदेश की कंपनी, बजाज भारतीय कंपनी, मैक्स भारत की कंपनी, न्यूयॉर्क अमेरिकन कंपनी। तो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, भारत में आती हैं तो इनको 100% बिजनेस अलाउ नहीं होता है, तो किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ या किसी लोकल कंपनी के साथ ये मर्ज करते हैं और तब बिजनेस शुरू करते हैं। यानी कि 100% एफडीआई इंडिया में अलाउ नहीं था, लेकिन चाइना ने शुरुआत से ही 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है। अच्छा, चाइना ने एक स्ट्रेटजी और अपनाई थी, हायर एंड फायर वर्कर्स, यानी कि भारत की तरह ये नहीं कि अगर आपने वर्कर हायर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनको सारे फ्रीडम देना है। जैसे भारत में क्या, भारत में लेबर लॉ बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि अगर कोई विदेशी कंपनी बिजनेस करने आती है तो उनको एम्प्लॉयज को इतना घंटे काम कराना है, इससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं, इतनी मिनिमम सैलरी देनी है, इतनी मिनिमम छुट्टी देनी है, ये सारी फैसिलिटीज देनी होती हैं। जबकि चाइना ने कहा कि नहीं, आप वर्कर्स हायर करिए, काम कराइए, जरूरत खत्म, आप उनको निकाल के फेंक दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। वहां पे हायर एंड फायर वर्कर्स की स्ट्रेटजी अपनाई गई। इससे विदेशी कंपनी जब आती थी, उनको काम है तो वो वर्कर्स को रखी, काम खत्म तो वर्कर्स को निकाल के फेंक दी। तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स की कंडीशन तो नहीं अच्छी है, लेकिन कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काफी बना दिए, जिससे लुक्रेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ ताकि विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करने आए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो टेरिटरी होती है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जहां पे गवर्नमेंट के लॉज लिबरल होते हैं, जहां पे टैक्सेस गवर्नमेंट कम लगाती है। तो चाइना ने काफी ज्यादा एसईजेड बनाकर विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। और एफडीआई के मामले में चाइना बहुत लिबरल है, जबकि भारत लिबरल नहीं था, ठीक है। भारत लिबरल अभी हाल ही में होना शुरू हुआ है, वरना भारत एफडीआई के मामले में काफी स्ट्रिक्ट था और आज भी कई सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, जो कि यहीं खत्म होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको पूछा था कि एचडीआई कौन बनाता है, ठीक है। तो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनता है, जो कि हर साल निकाला जाता है। किससे पता चलता है किस देश की हालत कितनी अच्छी है, ठीक है। पहली बार इसको 1991 में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन्होंने दिया था इसका कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे भी पूछा था कौन दिया था, तो इनका नाम है महबूब उल हक,
ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप बने हैं जो इकोनॉमिक या बायलैटरल या मल्टीलैटरल बिजनेस को या इकोनॉमिक कंडीशंस को इनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इनके मेंबर कंट्रीज आपको याद करने हैं कौन कौन है। दूसरा है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, G8 ग्रुप 8, G20 ग्रुप 20, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बहुत सारी ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा करने का मतलब ये था कि दो या दो से अधिक देशों में ट्रेड को और इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये सारे आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये कब बने, कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये भी लास्ट ईयर से आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी सीरीज खत्म कर दी गई है। सारे वीडियोस आपको एक लाइन से आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से प्लेलिस्ट है। जो लोग पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो और अच्छे नंबर पाने के लिए आपको ये वीडियो से होके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे आने वाले वीडियोस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हमेशा की तरह आज लास्ट बार आपसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कह रहा हूँ कि ये वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।